हाँ, फिर एक बहुत ही शानदार चैप्टर काव्यखंड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बादल राग, लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें क्या है कि बादल के ऊपर बात की गई, बादल से कुछ अदर लोगों पर व्यंग्य किया गया है। और आप भी सोच रहे होंगे बादल जो हैं, बादल के दो रूप हो सकते हैं। एक बादल जब बारिश होती है तो किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि खेती बाड़ी अच्छी होती है, पानी बारिश पर डिपेंड होकर एग्रीकल्चर होता है अपना, तो उस टाइम पर बादल को बहुत खुश अच्छा बताया गया है। और एक बादल को बताया गया क्रांतिकारी, कि जब आपको पता है बादल जब बारिश होती है उससे पहले किस भयंकर तरीके से गर्जना करते हैं, बिजली कड़कती है और बिजली जगह जगह पर गिर जाती है। और कभी कभी तो इतनी भयंकर बारिश आती है कि ये जितने भी फसल वसल है कट जाती है, टूट जाती है। और जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो अपनी हाइट का घमंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको भी तोड़ देती है जब तेज़ बारिश होती है या फिर जब तेज़ हवाएं बादल गरजते हैं तब। तो वो कटाक्ष किया गया है यहाँ पर कि ये बादल क्रांतिकारी होते हैं। ये निराला जी कहते हैं कि बादल क्रांतिकारी हैं, कि जिस हिसाब से वो पेड़ बड़ी अपनी हाइट पे जो अपने आप घमंड कर रहे थे कि हम इतने ऊंचे हैं, जो छोटे छोटे पौधों को चिढ़ा रहे थे, यहाँ पर वो ऊंचे पौधों को तो कंपेयर किया है पूंजीपति लोगों से, जो पैसे वाले लोग हैं। और जो नीचे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो खुश हो रहे हैं उन ऊपर वालों को नीचे गिरते हुए देखकर, तो वो छोटे हैं दलित लोग, दलित जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान, गरीब, दलित, उनसे कंपैरिजन किया है कि जितने भी बड़े पूंजीपति लोग हैं इतनी हाइट पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है, इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाई पर मंजिलें बना रखी है और उस पर घमंड करते हैं कि हमारे पास पैसा है। जो 24 घंटे अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों पर लिपटे रहते हैं, फिर भी उनको डर रहता है कि कभी न कभी, मतलब हमेशा वो चौकंदे रहते हैं क्योंकि चोरी का 2 नंबर का माल है, कब किसका छापा पड़ जाए, कब वो फलानी ईडी आ जाए, कभी कुछ, मतलब डर रहता है उनको। लेकिन ये गरीब किसान के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे बादल गरज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी परेशानी हो, हमेशा वो खुश रहते हैं। ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। और कभी कभी आपने देखा है कि पूंजीपति लोग किस हिसाब से नुकसान में चले जाते हैं और भयंकर तरीके से सड़क पे आ जाते हैं, कैसे सुने होगी बातें, तो वो सब देख के जो नीचे दलित लोग हैं वो खुश होते हैं। तो बड़ी शानदार है। अपन इसकी व्याख्या वाला पोर्शन आज कर लेंगे और फिर एक नेक्स्ट अपन इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहली व्याख्या है कि तीर्थी है, तीर्थी मतलब तैरना, समीर मतलब वायु हवा, समीर सागर पर, अस्तर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध, दग्ध का मतलब है जला हुआ हृदय, ठीक है, दिल, हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, विप्लव का मतलब हो गया क्रांति, विनाश, नुकसान, वो सब, और प्लावित का मतलब है बहा दिया गया हो, माया बहा दी गई हो। ये तेरी रणतरी, रणतरी का मतलब युद्ध की नौका, युद्ध की जो नौका होती है रणतरी, भारी आकांक्षाओं से, बड़ी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, घन का मतलब होता है बादल, बादल जब गरजता है, भयंकर गरजता है ना, उसमें सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। मतलब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जो अपन ने यूज किया है ये वाला जो पद्यांश है, इसके अंदर अपन बादल की अच्छाई करेंगे, मतलब बादल से लोगों को जो उम्मीद है वो बात इसमें लिखी हुई है। बाकी सब में बादल को क्रांतिकारी बताया गया है, लेकिन इसके अंदर बादल को मतलब एक उम्मीद की, बादल आपसे बहुत उम्मीद है। तो प्रसंग तो जैसा कि अपन फिक्स कर रखा अपन ने कि प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के 6ठे खंड से प्रकाशित हैं। यहाँ तक तो ये प्रसंग तो फिक्स रहेगा सब काव्यांश में। फिर कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नवजीवन, नव क्रांति के प्रतीक हैं। नवजीवन का मतलब है जब बादल गरजेंगे, बारिश होगी तो चारों हरियाली हरियाली हो जाएगी, एक नया जीवन जैसा लगता है वो हो जाएगा, वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो व्याख्या देखते हैं। कवि निराला बादलों को क्रांति के प्रतीक बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं कि आप जब गरजोगे, बरसोगे तो एक नया जीवन होगा। वे कहते हैं कि क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्षस्थल पर विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले, सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं इस संसार में पूरी तरह से फैली हैं, तेरी युद्ध की नौका, जो अपने पढ़ा ना रण भरी, युद्ध की नौका मनुष्यों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। मतलब आपसे बहुत लोगों को उम्मीद है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सब इजी है, भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर तेरे इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर ताक रहे हैं। कवि का कहने का मतलब ये है
कि किसान मजदूर आकांक्षाएं बादलों को नवजीवन निर्माण में पुकार रही है। ये सब पुकार है। किसान हमेशा बादलों से ही उम्मीद रखता है कि आज बादल है, कहते हैं ना आज बादल है मतलब बारिश होगी, मतलब बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, वो चीज़ है। विशेष में क्या लिखेंगे कि कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है, क्योंकि ये चेंज कर सकता है, मतलब हरे भरा कर सकता है, नए जीवन दे सकता है। तत्सम प्रधान ओजस्वी शब्दावली इसकी में लक्षण व्यंजन का प्रयोग इसके अंदर, वही तो आप याद ही करनी पड़ेगी, बाकी इसमें डीपली जाना नहीं है। हिंदी साहित्य वगैरह का टॉपिक है, उसमें इतना नहीं समझना, इतना समझना है तत्सम प्रधान ओजस्वी शब्दावली का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। सेकंड अच्छा है, अब इजी रहेंगे, थोड़ा सा मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था पहला। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन गौर वज्र हुंकार। अश्निपात का मतलब होता है बिजली का, अश्निपात से शापित उन्नत, शत शतवीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। बिजली का चमकना या गिरना होता है। अश्निपात का मतलब, शापित का मतलब होता है शापग्रस्त, ठीक है, और हत का मतलब मरे हुए। तो यहाँ तक तो अपना सेम है, प्रकाशित है। निर्धन कृषकों द्वारा बादलों की प्रतीक्षा करते बताया गया है कि जो परिवर्तन की आकांक्षा व इच्छा लिए क्रांतिकारी बादलों को ताक रहे हैं। कौन ताक रहे हैं? किसान ताक रहे हैं, वो सब बातें बताई गई। क्या कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानकर उसे संबोधित कर कहते हैं कि हे बादल, जब तू बार बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप में धरती पर वर्षा करता है, तो बार बार लिखा हुआ ना, ये लिखा बार बार गर्जन, मतलब बार बार गर्जना करके, तो भीषण गर्जना करके, मतलब तेज कड़क गर्जना करके जब धरती पर बारिश करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क को सुनकर जो भयग्रस्त सांसारिक लोग हैं या फिर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, वह अपना हृदय थाम लेते हैं, वो घबरा जाता है। किसान नहीं घबराता, किसान को तो चाहिए कि बादल बोले, आवाज़ करे, गड़गड़ाए, लेकिन ये जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनको जो इन किसानों का, गरीबों का खून चूस लिया जिन्होंने, उनको बड़ा डर लगता है इनकी आवाज़ सुन के, वे घबरा उठते हैं। निराला कहते हैं कि हे वीर बादल, तू अपने बिजली रूपी वज्रपात से ऐसे सैकड़ों लताओं और वृक्षों को शरीर तोड़ता फोड़ता हुआ धरती पर सुला देता है। भाई जब भयंकर बिजली कड़कती है, भयंकर तेज बारिश होती है, तो कितनी बड़ी बड़ी लताएं का मतलब है बड़े बड़े पेड़ पौधों की टहनियाँ, वृक्ष पूरे के ऊपर सुला देता है, लुटा देता है, तोड़ देता है। जो अपनी ऊंचाई पर गर्व कर रहे थे, घमंड कर रहे थे और असीम आकाश को छूने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ऊपर जाते ही जाएंगे, एक दिन आकाश को छू लेंगे, उनको भी तो तोड़ देता है। वैसे ही ये व्यंग्य किया गया पैसे वाले लोगों पर, ठीक है। तो कवि ने बताया कि सामाजिक क्रांति आने से दलित शोषकों को नवजीवन की आशा होती है, ठीक है। और तत्सम ओजस्वी शब्दावली से हम ये अनुप्रास अलंकार इसमें लिख आया है। तीसरा हंसते हैं, अब ये वापस वही व्यंग्य है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। रव का मतलब है आवाज़, शोर या कोलाहल की बात है। शस्य मतलब हरा भरा, यहाँ तक अपना सेम है। इसमें कवि ने हरी भरी धरती में खिलते फूलते फूलों द्वारा बादल को पुकारा है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि सभी पूंजीपतियों को जो गर्व है, घमंड है, गर्वोन्नत वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हंसते हैं। अब जैसे बड़े पौधे जो होते हैं, छोटे पौधे हालांकि बोलते नहीं है, लेकिन देखते जरूर है कि हम भी इतने बड़े हो जाएंगे, या फिर जो बड़े पौधों को गिरते हुए जब देखते हैं छोटे पौधे बड़े हंसते हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है कि जब पूंजीपति लोगों का भी घाटा लगता है और कभी वो अचानक से धड़क से करोड़ों अरबों का घाटा लगता है, रोड पे आ जाते हैं, तब जो दलित या शोषित वर्ग लोग के जो लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बड़े इन वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हंसते हैं, वे उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। उनको जब विनाश होता है तो उनको एक अलग खुशी मिलती है जीवन में कि और चूस लो हमारा खून, ठीक है। इसी कारण अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर वे अपने पत्ते रूपी हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष को प्रसन्न ही प्रसन्न होते हैं, वे सदा शोभा पाते हैं। भाई छोटे वृक्षों को तो कोई डर नहीं है, कितनी बिजली कड़के, छोटे छोटे पौधे उनको कोई टूटने का डर नहीं होता, बड़े लंबे होते हैं उनको टूटने का डर होता है, ठीक है, वही वाली चीज़ है। वैसे ही दलित वर्ग के छोटे लता वृक्ष जो प्रसन्न होते हैं, वे सदा हमेशा के लिए वो शोभा ही पाते हैं। विशेष कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण के साथ बादलों की क्रांति और विद्रोह का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल क्रांति और विद्रोह का प्रतीक बताया गया यहाँ पर। और तत्सम शब्दावली, ठीक है। फिर अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर,
रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यहाँ पर सुकुमार शरीर, शैशव का मतलब गरीबों का। आपने देखा होगा गरीबों के बच्चे हैं कहाँ पढ़ते हैं, छोटी मोटी स्कूल में चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, और कैसी भी परेशानी हो तैयार रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, घबराते नहीं है, किसी से डरते भी नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो कहते हैं ना चूहे से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, लेकिन जो ये गरीबों के लोग हैं जिन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम्स देखी है वो डरते घबराते नहीं है, कैसी भी परेशानियों का सामना करने के तैयार रहते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, यहाँ तक तो अपना सेम है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय और निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया है। और ये 3-4 टॉपिक है। अट्टालिका का मतलब अटारी या फिर भव्य भवनों की ऊपरी कक्ष। अट्टालिका का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 3 फ्लोर, 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 100 फ्लोर, वो फ्लोर की जो बिल्डिंग्स है। पंख मतलब कीचड़ है, प्लावन का मतलब बाढ़ है, जल प्लावन का मतलब बाढ़ है, और क्षुद्र मतलब छोटे जो होते हैं तुच्छ लोग, उनको क्षुद्र बोला गया है। व्याख्या, कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे भवन है ना, ये अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं, डराते हैं। गरीब डरता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख के। इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन बनाए हैं। ठीक है, आप देखना जितने भी या तो बड़े बड़े अफसरों के इतने बड़े घर होंगे या नेताओं के घर होंगे, उनके पास कहाँ से पैसा आया। कोई भी अधिकारी, चाहे वो RS हो चाहे IAS अधिकारी, उसकी 1 लाख रुपये सैलरी, 80,000 90,000 ये सैलरी होती है, 60,000 50,000, वो इतनी सैलरीज हैं, इतनी सी सैलरीज हैं, कोई ज़्यादा सैलरी नहीं, 10-12 लाख साल के मिलते हैं, उसमें भी इतने करोड़ों का बिजनेस कैसे कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो सब भ्रष्ट है, करप्शन है। नेता की तो कोई फीस ही नहीं होती, ना के बराबर होती है 25-30 हज़ार 20 हज़ार MLA MP की। वो इतने अरबों खरबों का एक साल में इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, इतना आलीशान बंगले कहाँ से बना लेते हैं। तो ये करप्शन ही तो है, भ्रष्टाचार है, गरीबों का पैसा खा रहे हैं सख्त। वही चीज़ है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब गरीबों का खून चूसा गया है। हालांकि वो कभी ना कभी उनकी पीढ़ियों में नुकसान जरूर होता है, लेकिन अभी मानते नहीं है। तो वर्षा से जो बाढ़ आती है, आपको पता है जब बाढ़ आती है ना, तो उससे पहले सबसे पहले कीचड़ ही बहता है, मतलब सबसे पहले कीचड़ ही होता है, वो फिर बहता है। वही चीज़ है, बड़ा शानदार व्यंग्य किया गया है कि वर्षा से जब बाढ़ आती है तो उससे सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। और इसका मतलब, और छोटे कमल के तो उस जल को स्पर्श कर, वो कीचड़ भी अगर है तो भी जो कमल है वो तो फिर भी खिलता है। इसका मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि कीचड़ तो है पूंजीपतियों का पर्याय, ठीक है, और कमल उन गरीबों के समान है जो हर प्रॉब्लम से में सदा हमेशा खुश रहता है। कैसी भी प्रॉब्लम आ जाओ, चाहे कीचड़ आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं, ठीक है, जिन पर प्रकृति का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर वे सदैव खुश रहते हैं, ठीक है, ये बात है। तो जल प्लावन लिख दो चाहे बाढ़ लिख दो, बाढ़ में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी सामान्य वर्ग के जो लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसी भी ऐसी विशेषोक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है, और तत्संप्रदान खड़ी बोली इसके अंदर यूज हुई है। 5वां, रुद्र कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक। ये अंगना मैंने कहा था ना, अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को लिपटे रहते हैं, फिर भी डर उनके मन में खौफ है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, कभी भी छापा पड़ जाए, कभी ये हो जाए, कभी कोई गुंडा आ जाए, कभी ये हो जाए, वो डर इनको हमेशा रहता है। अंग से लिपटे भी आतंक, अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ तक तो अपना सेम हो जाएगा। इसमें कवि ने बादलों से क्रांति का आह्वान किया है, वे अपनी गर्जना से पूंजीपतियों को आतंकित करते हैं, ठीक है। रुद्र मतलब रोका गया, कोश मतलब खजाना, शुद्ध अशांत, तोष मतलब संतुष्टि, और पत्नी की गोद। अंगना अंग का मतलब है, ये अंग है, इसका मतलब पत्नी की गोद है। पत्नी की गोद में पड़े हैं, क्योंकि किसान तो बाहर खेतों में काम कर रहे हैं और तुम अपने कमरे के अंदर चुप के दुब के बैठे हो, फिर भी डर रहे हो कि यार बाहर तो बादल गड़गड़ा रहे हैं। तो ये बड़ा शानदार, इसीलिए इनको क्रांतिकारी बताया गया बादलों को। ये इनको डराते हैं, इनको जो फोकट छाप हैं, जो फोकट का पैसा खा के इतने बड़े बड़े आलिशान बंगलों में बैठे हैं। तो कवि निराला कहते हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है। जो किसी का शोषक कर रहा है, गरीब को दबा रहा है, मार रहा है, खा रहा है, उसका एक दिन विनाश होना जरूरी है, ठीक है। ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं, ठीक है। शोषकों में पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके अपने खजानों में बंद कर रखा है, बहुत अपार पैसा बंद कर रखा है, खजाने फिट है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का इकट्ठा करना, संचय करना, इकट्ठा करना एक प्रकार से विनिमय की गति को बंद करना है, ठीक है। पैसा उठा, पूरा चोरी का पैसा लाके बंद कर दिया, जबकि उस पैसे को मार्केट में आना चाहिए, विनिमय होना चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन वो इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति। ऐसा करने से
गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उनकी तक फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती उतनी, जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है खा जाते हैं लोग। पूंजीपतियों को अपार धनराशि, अब आप इंडिया में देख लो, जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो भी है, ये लोग जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीदते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। छोटी कंपनियां दब गई हैं, उनका नंबर ही नहीं आने देते ये लोग, जबकि एक्चुअल में सरकार को उनको रोकना चाहिए कुछ परसेंट के बाद। अब आप इसके बाद में नहीं, कुछ कंट्रोल होना चाहिए बस, लेकिन गवर्नमेंट खुद उनका सपोर्ट करिए। 3-4 नामी 5-6-7 लोग ही हैं जो पूरे भारत के अंदर कमा के खा रहे हैं। उनके पास इतना पैसा जो चाहिए वो मर्जी खरीद लेंगे, तो फिर वो अपनी मनमर्जी से रेट फिक्स करेंगे। नीचे की छोटी कंपनियां हैं, छोटे लोग हैं, गरीब है, मीडियम फैमिली के लोग, वो कहाँ बिजनेस करेंगे फिर? वो तो सब उनको अंडर में काम करना पड़ेगा। कभी वो एयरपोर्ट खरीद लेते हैं, कभी वो बस स्टैंड खरीद लेते हैं, कभी वो कुछ, क्योंकि पैसा इतना है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो कि गलत बात है। एक फिक्स कह देना चाहिए कि बस इतना ही, इसके बाद में नहीं। अंबानी, अडानी बस वही वो नाम चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो पूंजीपतियों को अपार धनराशि का संचय करके भी संतोष नहीं है। उनको संतोष तो खैर आप समझ रहे हो, उनको होता ही नहीं कि वो हाई पैसा करते मर जाते हैं। और वे अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे रहने पर भी हमेशा आतंकित, आशंकित, भयभीत रहते हैं। ठीक है, हालांकि 24 घंटे घर में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं जब बादल गरजता है। तो कवि ने बादलों के माध्यम से नव क्रांति की बात की है, जिससे गरीबों शोषितों को न्याय मिल सके, उन्नत स्थितियों में, मतलब व्यंग्य किया गया, बादलों का एक नाम लिया गया है। और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली इसके अंदर प्रयोग हुई है, काफ़ी सारे वर्ड जो ऐसे अपने संस्कृत वर्ड इसमें यूज है। फिर लास्ट है अपना, जीर्ण बाहू है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ये आधार, ए जीवन के पारावार। मतलब इन पूंजीपति लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने गरीब किसानों का खून चूस लिया है, वो एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। किसानों की आप हालत देखो कैसी हालत होती है, और बिल्कुल सूखे हुए, चिपके हुए, क्योंकि काम करते हैं दिन भर, और फिर उतनी सी कमाई होती है। लेकिन आप इन पूंजीपति लोगों को देखो, इनके मतलब यूँ आ रखे हो कि बड़ी तौंद आ रही, हालांकि ये पूरे जीते नहीं है, लेकिन मतलब बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो चीज़ है। प्रस्तुत काव्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अन्य में का सब तो अपना सेम है। इसमें कवि ने किसानों द्वारा बादलों को बुलाए जाने का वर्णन किया है, इसलिए किसान हमेशा बादलों को बुलाते रहते हैं। इनको तो पैसे वाले लोगों को देखना, कभी देखना बाहर निकलेंगे, अरे यार कीचड़ हो गया, बारिश हो गई। इनको ये नहीं पता कि तू खाएगा क्या रे, जब बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो पैसों से कितना अन्न लेकर जाएगा। हमारे देश में भी तो अन्न पैदा होना चाहिए, बस लेकिन इनको उनसे मतलब नहीं है, अपनी लाइफ से मतलब है। ठीक है, जीर्ण मतलब पुराना, कमजोर, शीर्ष मतलब दुर्बल, अधीर मतलब व्याकुल, और पारावार का मतलब समुद्र होता है। अथा मतलब पारावार का मतलब अथा समुद्र है तेरे पास, बरसो। ठीक है, व्याख्या देखो, कवि बादलों को आमंत्रित करते हुए कहता है कि हे बादल, जीर्ण जर्जर बुझाऊं वाला, दुर्बल शरीर वाला, अर्थात निरंतर शोषित, बार बार शोषित हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, और पुष्ट भोजन न पाने से अत्यंत दुर्बल हाथ पैरों वाला किसान तुम्हें बड़ी आतुरता से बुला रहा है। ठीक है, धनिक वर्ग यानी जो पैसे पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने किसान का शोषण कर दिया है। इससे उसकी ऐसी बुरी दशा हो गई है कि है नवीन शक्ति और सामाजिक क्रांति संपन्न बादल, शोषित कृषक वर्ग का इतना शोषण हो गया है कि वह अब मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया है। पूंजीपतियों ने उनके सारा जीवन रस चूस लिया है, हाड़ मांस ये उनके शरीर का जीवन का आधार रह गया है। ऐसी अवस्था में अब तुम ही उसके जीवनदाता हो। थोड़ा सा और कम कर सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बहुत ईजी है। कवि ने किसानों और गरीबों की स्थिति बताते हुए क्रांति दूत बादलों का आह्वान किया है, और भाषा संस्कृत प्रधान युक्त है। तो इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। व्याख्या वाला पोर्शन अपना आज कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर का आपको मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी, जो क्वेश्चन आंसर की रहेगी, बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। अगर चीज़ पढ़ी हुई फिर भी पढ़ना है, एक बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा चीज़ें रिवीजन होगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे तो भी आपको ईजिली याद हो जाएगा। कोई शब्द अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर साइड में लिख दिए गए हैं किन्हीं किन्हीं कार, तो आप ये भी आपको हेल्प करेंगे, बाकी तो ईजी है। ठीक है।